हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर्ड। तो हम लोग इस मैटर अराउंड स्क्वायर जो कि क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है, इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था मिक्सचर में और कंपाउंड में डिफरेंसेस तो देखा ही था। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा था कि वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। क्यों? इसका रीजन हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एयर इज अ मिक्सचर बट नॉट अ कंपाउंड। इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने बखूबी बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी मिक्सचर को हम लोग उसके कंपोनेंट में सेपरेशन कैसे करते हैं। मतलब आपका टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आइए इसको हम लोग लिख ही देते हैं, सेपरेशन ऑफ द separation of the components of a mixture। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मतलब क्या है कहने का कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कैसे करो। तो याद करो, हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि मिक्सचर जो होता है क्या होता है कि टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिक्स होता है इन एनी प्रोपोर्शन। जैसे वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये सारा का सारा क्या है, मिक्सचर है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट आउट जो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। और उसी फिजिकल प्रोसेस के बारे में अभी हमें देखना है कि किस फिजिकल प्रोसेस के जरिए मिक्सचर के हर एक तरह का वैरायटीज का जो मिक्सचर होता है उसे हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो आप जानते हो कि हम लोग तो करते हैं भाई फिजिकल प्रोसेस से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या, आप जरा गौर फरमाना, हैंड पिकिंग। क्या देखेंगे? हैंड पिकिंग। ये आपको मैं बता दूं, इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या करेंगे कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। आपको नाम से ही क्लियर लग रहा है, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग। ये मतलब क्या? इतना तो तय है कि ये इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स और मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। लेकिन अब रही बात की हैंड पिकिंग एक जो प्रोसेस है जिससे हम लोग कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, तो कैसा हमारा मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर आपका बहुत तरह का होता है, डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं। तो अब हैंड पिकिंग के जरिए हम लोग करेंगे तो कैसा मिक्सचर हमारे पास होगा कि वैसे मिक्सचर को हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। बात ये समझना है, बहुत ही बारीकी बात है, समझते जाओ। हर बातें मैं समझाऊंगा बहुत ही बेहतर अंदाज में। गौर फरमाना, ये हैंड पिकिंग की बात हो रही है। अक्सर आप अपने घर में देखे होइएगा, देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे हो ना, चावल है तो चावल में मम्मी क्या करती है कि चावल में जो कंकर वगैरह जो होता है उस कंकर को हाथ से चुनती है। नहीं चुना है तो क्या होगा, अगर उसको नहीं चुना जाएगा, उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा, तो पता ही चलेगा कि चावल जब बनेगा तो आप जो उसका चावल खाओगे, यानी इसको भात कहते हैं, राइस, है ना, तो पता यह चलेगा कि वो कंकर आपके मुंह में आएगा, है ना। बात समझते हो? तो वहां पे क्या करती है मम्मी यह करती है कि उस स्टोन्स को या उस कंकर को हाथ से पिक आउट करती है। तो हाथ से पिकआउट करने के बाद क्या होता है, उस चावल से स्टोन हमारा क्या हुआ, सेपरेट हो गया, और चावल राइस भी सेपरेट हो गया, है ना। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि उसमें हमारा ये हैंड पिकिंग प्रोसेस में जो होना चाहिए कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उसका कंपोनेंट्स बिगर एंड विजिबल होना चाहिए। बिगर एंड विजिबल, आंखों से दिखेगा तभी तो आप हैंड पिक कर पाओगे। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, क्या इन दिस प्रोसेस, in this process visible and bigger particles of a mixture, bigger particles of a mixture can be separate, can be सेपरेट। मतलब ऐसे मिक्सचर के पार्टिकल्स को वह कैसा होना चाहिए,
विजिबल भी होना चाहिए और बिगर होना चाहिए, तभी तो आप उसको हैंड पिक कर पाओगे। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग किसके हैंड पिकिंग के जरिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या सेंटेंस लिखा है, इन दिस प्रोसेस विजिबल एंड बिगर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट, कैन बी सेपरेट, है ना, जो विजिबल भी होना चाहिए, बिगर भी होना चाहिए। मैंने अभी एग्जाम्पल में कहा है ना, कि एग्जाम्पल में क्या कहा कि स्टोन प्रेजेंट इन वेयर, राइस, और भी बहुत सारा है ना, राइस हो गया। फिर आप कह सकते हो स्टोन प्रेजेंट इन, आप ये भी कह सकते हो स्टोन प्रेजेंट इन व्हीट, ये भी हो सकता है। आपको बता दूं पल्स भी हो सकता है, etc। मतलब ये सब में अगर स्टोन मौजूद है, स्टोन के अलावा मैं बता दूं कुछ काला काला जो कुछ होता है ना, उसमें चावल में काला काला भी टाइप का कुछ होता है, तो उसको भी हम क्या बोले, किस प्रोसेस, हैंड पिकिंग के जरिए उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है बखूबी समझिए, कि हैंड पिकिंग प्रोसेस से कैसा, ये जरूर याद रखना कि विजिबल और बिगर पार्टिकल्स होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे मिक्सचर को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। इसी में एक और टर्म आता है, मैं आपको बता दूं, सेकेंड प्रोसेस जो हम उसका नाम ही देते हैं SIEVING, सीवेइंग। ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स उतना भी ज्यादा बिगड़ नहीं, लेकिन हाँ कुछ होना चाहिए, उतना बिगड़ होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उतना भी ज्यादा बिगड़ नहीं, लेकिन बिगड़ होना चाहिए। आप कभी देखे होइएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे बिल्डिंग वगैरह बनता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक चलना लाते हैं। डू यू नो चलना, हम लोग देहाती भाषा में चलना उसको कहते हैं। चलना आप समझ लेना क्या है, बता रहा हूं। नहीं होता बालू का हीप रखा हुआ है और बालू को उसमें फेंकते हैं, तो पता चलता है क्या, चलना पे चल पड़ता है और वो बालू अलग हो जाता है, और उसके अंदर में जो स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, वो साइड हो जाते हैं। नहीं समझे? अरे घर बिल्डिंग बनते हुए देखे होगे ना यार, अपना भी घर बना होगा आपका, तो उसमें देखे होगा क्या कि ऐसे हम लोग फेंकते हैं बालू को उस पर, ठीक है ना। तो बालू को फेंकने के बाद क्या होता है कि बालू का पार्टिकल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो वो बाहर चला जाता है, और जाली के ऊपर स्टोन्स का पार्टिकल ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या होता है, एक साइड हो जाता है। तो इस तरीके से करने का मतलब क्या है कि जहां पे प्लास्टर किया जाता है घर को, रूम को, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा बालू नजर आना चाहिए। पत्थर अगर इसमें स्टोन होगा तो प्लास्टरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सिवेइंग प्रोसेस है। और भी है, आप कभी देखे होइएगा ना, ऐसा कभी कभी आप देखिए क्या बोलते हैं, डगरा टाइप पर, ऐसा ऐसा जो डगरा में क्या करते हैं हम लोग, कुछ रहता है तो उसमें ऐसा करते हैं, तो जो हल्का पार्टिकल्स होता है वो साइड हो जाता है, और कुछ जो भारी पार्टिकल्स होता है उसमें पास में रहता है। या कोई आप देखिए और भी बहुत सारा, आप मान लो ना फिरनी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो चावल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिक्सी ग्राइंडर वगैरह में क्या आता है, और एक ये होता है जिसमें आटा नहीं ऐसे से करते हैं, आप देखे होइएगा। तो करने के बाद क्या होता है, उसमें देखिएगा बड़ा पार्टिकल्स जो है, बिगर पार्टिकल्स ऊपर जाता है, अब बिल्कुल जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है जो मेरे को काम चाहिए वो नीचे आता है। अरे छोड़, ये समझे। तो एक और एग्जाम्पल देख लो, गेहूं हम लोग पिसवाते हैं ना मशीन में, तो मशीन में जब गेहूं पिसा जाता है, आटा आता है घर पे, तो पता है क्या रहता है कि उसको हम लोग सिवेइंग करते हैं, ऐसे चालते हैं। तो चालने में क्या होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स, बड़ा वाला पार्टिकल्स होता है ऊपर चला जाता है, और लाइट और बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स यानी गेहूं का आटा वो नीचे चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, सिवेइंग में होता है। क्लियर है, समझे ना। तो इसमें क्या कहेंगे कि बिगर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर, बिगर particles of a mixture can be separate out by this process। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दो, stones present in sand can be removed
can be removed by this process, by this process at where? At the कंस्ट्रक्शन साइट। ज्यादातर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बिगर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट बाय दिस प्रोसेस। एग्जांपल, स्टोन्स प्रेजेंट इन सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस एट कंस्ट्रक्शन साइट। उम्मीद है बात समझे। यहां पे हम लोगों ने स्लेइंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया, हैंड पिकिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया। फिर अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करने से पहले हमें बोर्ड को क्लीन करना हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो बोर्ड हमारा पूरा का पूरा लगभग मौज को भर ही गया है। तो अब चलते हैं बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनली आपका बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो चलेंगे, फिजिकल प्रोसेस, जो मिक्सचर की कंपोनेंट्स को अलग करना है, वो है आपका थर्ड नंबर, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अब हमें जानना है कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस होता क्या है। नाम से ही क्लियर है कि एक चीज में उसमें मैग्नेटिक की नेचर होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कम से कम एक कंपोनेंट शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। या कभी कभी क्या करते हैं, कोई हम मैग्नेटिक ओर्स को भी सेपरेट करने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज मैग्नेटिक इन नेचर एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। वहां पे हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट करने वाला हो और बाकी मैग्नेट अटैक करने वाला नहीं हो, तो ऐसे वाले मिक्सचर को हम लोग इस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिखते हैं, दिस मेथड यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड only for, this method is used only for a mixture which contain one component is what? Magnetic in nature, magnetic in नेचर। मतलब क्या होना चाहिए कि कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए। तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड में क्या होता है कि सल्फर में आयरन फिलिंग्स होता है। सल्फर में क्या होता है, आयरन फिलिंग्स होता है। तो सल्फर में जब आयरन फिलिंग्स है और उसके पास अब अगर आप मैग्नेट को ले जाओगे तो पता यह चलेगा कि आयरन पार्टिकल जो है, आयरन फिलिंग्स जो है, वो क्या करेगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है लाइक सल्फर विच नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड गेट डिपोजिटेड जस्ट बिहाइंड द मैग्नेटिक कोर्स। समझ रहे हो? तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला वो एक साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होने वाला है वो अलग हो जाएगा। अरे आप कभी देखे होइएगा ना, शायद ये सब गांव में देखने को अक्सर मिलेगा, मैंने देखा है। क्या होता है कि एक बड़ा सा स्टिक टाइप का होता है और उसमें मैग्नेट बांध देता है लोग, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है, ऐसे ऐसे जमीन पे करता है जहां पे ज्यादा आयरन पार्टिकल्स है। तो वहां पता ही चलता है कि उस मैग्नेट पे क्या होता है, बहुत सारा आयरन पार्टिकल जाके कलेक्ट हो जाता है। फाइनली उसको लोग बेच देते हैं, तो कुछ पैसे हो जाते हैं। ये कौन सा प्रोसेस होगा, यही ना प्रोसेस कहलाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो एग्जांपल मैं लिख दूं इसका, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। When a magnet is brought, when a
magnet is brought near the mixture, then iron filings is attracted by iron filings are attracted by what? Magnet, and the non-magnetic substance and the non-magnetic in nature like sulfur do not attracted by magnet, and thus that get residue, बस मतलब क्या है, एक बार मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं. A mixture of iron filings and sulfur, when a magnet is brought near the mixture, then iron filings are attracted by magnet, and the non-magnetic in nature like sulfur do not attracted by magnet, and thus that get residue, and hence magnetic सेपरेशन प्रोसेस से ऐसे मिक्सचर को हम लोग उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. इज इट क्लियर ना? और बातें क्लियर हो रही है. अब इसमें क्या है कि आपको मैं बता दूं, इसमें हम लोग मैग्नेटिक ओर्स जो होते हैं उसको भी इसी प्रोसेस के जरिए हम लोग अलग करते हैं. तो उसका मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं. कौन मैं बोला अभी? मैग्नेटिक ओर्स. मैग्नेटिक ओर्स को हम लोग मैग्नेटिक ओर्स जो होते हैं मतलब जिसमें मैग्नेटिक इन नेचर होता है उसको भी सेपरेट जो हम लोग करते हैं बस इसी प्रोसेस से. लेकिन उसका मैं फिगर थोड़ा बनाना पड़ेगा, स्पेस है इतना. चलिए इसमें हम लोग फिगर बना लेते हैं क्या? चलिए ठीक है. यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने मैग्नेटिक ओर्स को जो सेपरेट करते हैं बाय दिस प्रोसेस. आप ये फिगर देख लो, मैं समझा देता हूं पहले. यहां पे दो पुल्ली है और उस दो पुल्ली पे क्या है? बेल्ट है, मैग्नेटिक बेल्ट है. ठीक है. अब ये क्या होता है मैं बताना चाहूंगा. और ये जो आप देख रहे हो ट्राइपोड की तरह, इस पे मैग्नेटिक ओर्स को डाल रहे हैं. जैसे ही मैग्नेटिक ओर्स को डालेंगे तो क्या होगा, इस पर से ओर्स ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा बेल्ट पे. बेल्ट पे आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मैग्नेट लगा हुआ, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट आप आसानी से बिल्कुल पास में उसको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, दूर जाके गिरेगा. तो यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा. इसको पुल्ली कहते हैं, ये भी पुल्ली कहते हैं, ये बेल्ट है. और इसको बोलते हैं, इसमें जो डालते हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ओर्स. तो इस तरीके से मैग्नेटिक ओर्स को भी हम लोग किस ये मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो बातें क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने अभी पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसमें ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक उसका जो कंपोनेंट होना चाहिए वो जरूरी है मैग्नेटिक इन नेचर होने का, और दूसरा जो होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक नेचर होगा, तभी हम आसानी से उसको अलग कर सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, और इसमें हम लोग कैसे किसी चीज को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, ये सारा का सारा टर्म लिखते हैं. चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं फिलहाल. तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि इवेपोरेशन प्रोसेस, तो आइए हम लोग इवेपोरेशन की प्रोसेस की ओर मूव करते हैं. ये आखिर होता क्या है इवेपोरेशन. और मैं बताना चाहूंगा कि इवेपोरेशन जो होता है एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में जब डिसॉल्व होता है तो वैसे मिक्सचर को हम लोग सेपरेट जो करते हैं बाय दिस प्रोसेस. जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जब वाटर में सॉल्ट मिला रहता है और उस सॉल्ट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, तो इस प्रोसेस से. शुगर जब वाटर में डिसॉल्व रहता है तो शुगर को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, तो इस प्रोसेस से. समझ पा रहे हो? तो सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है
क्योंकि शुगर सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, सॉल्ट शुगर हो गया, वाटर सॉल्ट सॉलिड हो गया, और वाटर क्या लिक्विड हुआ। तो जब सॉलिड कोई सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वैसे चीज मिक्सचर को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं। तो देखिएगा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, या दिस मेथड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर separating, used for separating the solid substance is dissolved in liquid। मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो वो तब वहां पे हम लोग इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल मैं कह सकता हूं क्या, शुगर सॉल्यूशन। आपने कभी देखा होगा समुद्र के किनारे लहरें आती है, और जानते हो कि समुद्र का पानी जो होता है बिल्कुल नमकीन होता है, सॉल्टी नेचर। इसका मतलब क्या है कि समुद्र के पानी में, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट मौजूद रहता है। तो क्या करते हैं कि उसके पास हम लोग बड़ा सा सी शोर के किनारे, उस समुद्री तट के किनारे क्या होता है, बड़ा सा गड्ढा डीप कर देते हैं, खोद देते हैं। और खोदने के बाद क्या होता है, जब लहरें आती है तो पानी क्या होता है, सी वाटर का, उसमें गेट डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है कि सन की किरणें उस पर पड़ती है, और जब सन की किरणें जब पड़ती है तो पता ही चलता है क्या कि सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और तब तक इवेपोरेट होता है जब तक कि उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स बच न जाए। सिर्फ सॉलिड पार्टिकल बचेगा तब इवेपोरेशन बंद हो जाएगा। मतलब क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज बन गया, वेपर बन गया, फाइनली जो बच जाता है मेरे को सॉल्ट बन जाता है। और वैसे ही इस प्रोसेस जरिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट मार्केट में मिलता है, उसको फिर उसके बाद प्यूरिफाई वगैरह करता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो हमें सॉल्ट मिलता है उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी है तो इंप्योरिटीज जाहिर सी बात रहेगा ही। चलिए, तो अब इसके बारे में समझे ना कैसे करते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो। मान लो क्या, एक ट्राइपोड टाइप पर, ठीक है ना, और हम यहां पे क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, मान लो एक बीकर लिया हमने, ठीक है ना। इस बीकर में क्या करते हैं, अपना बना लेना सही से, ठीक है ना। तो इसको ऐसा बना दो, हटाओ, सिलिंड्रिकल शेप बना दो, बेहतर होगा। ठीक है ना, इसमें सिलिकॉन वेसल है, और यहाँ पे क्या करते हैं, किसी बर्नर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट तो समझ रहे हो, मतलब सॉल्ट भी है प्लस वाटर भी है। तो इसको हम तब तक हीट करते हैं जब तक कि इसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो वेपर नहीं बन जाए। और जब वेपर बनेगा तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, वेपर बन जाएगा। और वेपर तब तक बनेगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होता है। और मान लो जब वेपराइज हो गया, सारा वाटर मॉलिक्यूल्स फिनिश हो जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आप देख सकते हो, इसके अंदर जो हमारे मेरे को बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो हमें सॉल्ट मिलेगा। और ये सॉल्ट जो मिला तो क्या किया, किस प्रोसेस से हमने सॉल्ट को अलग किया, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से। शुगर के साथ भी यही बात है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तब तक जब तक कि उसमें का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बन जाए। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को अलग कर लेते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसी में एक और टर्म आता है जो मैं यहां लिख देता हूं, फिफ्थ नंबर क्या लिखते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो गॉट माना। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है
बस क्रिस्टलाइजेशन जो है लगभग इवेपोरेशन की ही तरह है, बस फर्क क्या सुन लेना। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका वाटर मॉलिक्यूल जो होता है रिमूव नहीं हो जाता है, इवापोरेट नहीं होता। इवापोरेट होने के बाद क्या करते हैं कि उसको हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो आप सॉल्ट सॉल्यूशन जो देखते हो, सॉरी सिर्फ सॉल्ट देखते हो, प्योर सॉल्ट इसमें तो इम्प्योर है। जो सॉल्ट जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्योर होता है। तो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम किसी सॉलिड सब्सटेंस, प्योर सॉलिड सब्सटेंस को जो ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इट इज a process of obtaining pure solid substance from the mixture of solid and liquid। इसको लिख ही देता हूं, ठीक है ना। इट इज a process of heating, the process of heating the saturated solution, heating the saturated solution, then that mixture is cooled, and converted into crystal form after cooling। प्योर क्रिस्टल फॉर्म याद कर दो, इनटू प्योर क्रिस्टल फॉर्म। मतलब कि जो मेरे को मिलता है बिल्कुल प्योर क्रिस्टल फॉर्म में होता है आफ्टर कूलिंग, तो उसको कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, इसमें कुछ इम्प्योर रहेगा। जब क्रिस्टल बन जाएगा तो बिल्कुल आपको प्योर सॉलिड मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो उम्मीद है यहां पे आपने समझा इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में भी क्या क्या डिफरेंसेस है। क्रिस्टलाइजेशन भी प्रोसेस तो वही है, बस फर्क यह है कि इसमें इम्प्योर बचता है, इसमें हमको सॉलिड फॉर्म में प्योर मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म मिलता है। आप देखते हो ना समुद्र में से जो मेरे को नमक मिलता है वो बिल्कुल उसमें कुछ पानी रहता है, बिल्कुल अजीब तरीके से, लेकिन उसको जब ठंडा किया जाता है बिल्कुल कूल जाता है तो हमको प्योर सॉल्ट मिलता है क्रिस्टल के फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर इतना सारा मैंने फिजिकल प्रोसेस बताया, आपको बखूबी अच्छी अंदाज में समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।